जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 17। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 को कंप्लीट करेंगे और चैप्टर 4 का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 में कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाह रहा था उनको डिटेल में आंसर कर दूं, ख़ासतौर पे एग्जांपल्स के हवाले से। कंसेप्ट्स तो शायद बिल्ड हो गए हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल में जैसे मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, इस तरह के टर्म्स जो हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। हाईवे क्लास में अगर मेरी आवाज़ जा रही है ठीक रूम नंबर 6 में, तो बताइए, हाथ उठा दीजिए। शाबाश। रूम नंबर 4 हाइब्रिड क्लास, रूम नंबर 4 में आवाज़ ठीक जा रही है तो हाथ उठाइए। शाबाश। तो चलिए अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर 3 के कुछ कंसेप्ट्स को। और ये जो चुपके चुपके से मोबाइल आपने रखे हुए हैं भाईजान, इनको बैग में रख दीजिए, ठीक है। आज क्या पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप का मैच है? बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी टॉस हुआ। हाँ, आपको एक बात बता दूं, कभी हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पुराने ज़माने में यूनान वगैरह में जो जब नाअहल हुक्मरान होते, बादशाह होते थे, नाअहल बादशाह, जब अवाम उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करते थे ना, तो वो ये खेल तमाशे शुरू करवा देते थे और अवाम उनमें मशगूल हो जाया करती थी। इसलिए आप इन खेल तमाशों में मशगूल ना होइए और अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दीजिए तो बेहतर है। ना किसी की हार से आपको फ़र्क पड़ना है, ना जीत से, और उनसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपका अप डाउन होता रहेगा, ठीक है। और दूसरा मुझे ये बताइए, अगर हमने मुकाबला करना है तो सिर्फ क्रिकेट की ग्राउंड में करना है कि स्पेस रिसर्च साइंसेस में भी करना है? स्पेस साइंसेस में भी करना है कि सिर्फ क्रिकेट में करना है? भाई काउंटिंग में भी करना है कि नहीं? हाँ जी, शाबाश, ठीक है। तो इसीलिए ज़रा तवज्जो इधर रखिए, उनको थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दे। पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था, फिर एक दफ़ा जलील हुए, फिर 2 दफ़ा मैंने कहा ये काम हमारा नहीं भैया। जिस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में परेशान होने का क्या फ़ायदा। बहरहाल कहना मेरा फ़र्ज था, अमल ना करना आपकी आदत है, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, जिम्मेदारी कोई नहीं। आप कौन सी जिम्मेदारी आपकी? कोई जिम्मेदारी? असाइनमेंट करना जिम्मेदारी? कभी की असाइनमेंट? कभी की, कभी ना की। वापस आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, ये था हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो कल हमने स्टडी किया था। क्योंकि रिवीजन करवा रहा हूँ और कुछ अहम जो कंसेप्ट्स होंगे उनके ऊपर आपको फोकस करवाऊंगा। पहला, वो 3 फेजेस ऑफ ट्रेनिंग कौन से? अब आप मुझे बताइए कौन से फेजेस है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। शाबाश। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बता रहा है, कह रहा है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आर्टस प्रोसीजर किस लिए? टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। ये किस लिए होते हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन के लिए एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी भी ऑब्टेन करनी है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल भी। किस लिए? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से आएगा इनहेरेंट रिस्क, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल से आएगा कंट्रोल रिस्क, और दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट टू असेस। तो आइटर ने सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। किस लिए? ताकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड कंट्रोल ऑब्टेन कर सके। भाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड कंट्रोल क्यों जरूरी है? ताकि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस कर सके। आगे सुने, एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट असर्शन लेवल, यानी जो रिस्क आइडेंटिफाई होंगे वो 2 तरह के होंगे, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का और एक असर्शन लेवल का, ठीक है। अब ये असर्शन लेवल मैं आपको थोड़ा टेक्निकली एक्सप्लेन कर देता हूं, ये क्या है असर्शन लेवल क्या है। आपने साइंस अगर पढ़ी हो फॉर एग्जांपल, तो आपको अंदाज़ा होगा वो कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कोई भी हमारा मैटर है वो मुख्तलिफ चीज़ों से मिलके बना है, जैसे कि आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हाँ, इस तरीके। आपने जब मुझे ये बताइए, हमने जब किसी भी मैटर का एनालिसिस करना होता है तो क्या बेहतर अप्रोच है? पहले हम उसका जो डिटेल पार्ट है, माइक्रो लेवल है, उस पार्ट्स का एनालिसिस करें कि ब्रॉड लेवल पे माइक्रो, ताकि अंडरस्टैंडिंग बेहतर, उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो छुपी होती है ना, वो माइक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग पे होती है।
इसलिए याद रखें, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब वेरीफाई करते हैं ना, तो हम उसको डिफरेंट लेवल्स पे वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हमने वेरीफाई करना है, जिसमें शामिल है 5 चीज़ें: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट चेंजिंग नोट्स, ये कंसेप्ट गौर से सुनेगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे फर्दर डिटेल में जाते हैं। यह है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल वो क्या है? एरिया लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज। एग्री करते हैं इस बात से? हाँ, एरिया हम किसको कहते हैं? लाइन आइटम, इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, डेटर्स, क्रेडिट वगैरह वगैरह। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इक्वल टू सम ऑफ एरियाज। एग्री करते हैं? yes, sir. आगे चलते हैं। इसका मतलब अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है तो हमें हर एरिया को वेरीफाई करना होगा, इसलिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट एरिया से मिलकर बनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट एरिया से मिलकर बनी है। एग्री करते हैं? yes, अब उसी तरह जब आप किसी भी एक एरिया को वेरीफाई करने लगेंगे ना, वो एरिया के भी मुख्तलिफ हिस्से हैं, उस एरिया के भी मुख्तलिफ हिस्से। वो एक ऐसा एटम है, मैं साइंस नहीं पढ़ी लेकिन मेरे ख्याल में एटम के आगे नीचे क्या होता है? क्या? इलेक्ट्रॉन। वो एक ऐसा एरिया, एक ऐसा एटम है जिसके नीचे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने अगर एरिया को वेरीफाई करना है ना, तो पहले उसकी जड़ में जाके उसके हर इलेक्ट्रॉन को वेरीफाई करना पड़ेगा। हर इलेक्ट्रॉन को वेरीफाई करेंगे तो वो एरिया एटम वेरीफाइड। और जब हर एरिया को वेरीफाई कर लिया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरीफाइड। ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा है आपको? फिर से देखें, ये है हमारे सामने। क्लाइंट ने कहा भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करो। हमने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई बिल्कुल करेंगे। वेरीफाई करने के लिए सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही झटके में वेरीफाई नहीं हो जाएगी, इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा डिफरेंट एरियाज में। वो एरियाज बैलेंस शीट के भी हो सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट के भी हो सकते हैं, जैसे सेल्स, जैसे डेटर, परचेजेस, इन्वेंट्री, क्रेडिटर्स, फिक्स एसेट, और भी एरियाज हो सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एरिया को वेरीफाई करना पड़ेगा। और हर एरिया को वेरीफाई करने के लिए उसके 6 हिस्से समझ लीजिए कि 6 हिस्से हैं, उसके 6 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी कह ले वो है। हर एरिया के आगे फर्दर 6 एलिमेंट्स हैं। आप जब तक इन एलिमेंट्स को वेरीफाई नहीं करेंगे एरिया वेरीफाई नहीं होगा, और जब तक एरिया वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। अब जरा गैस कीजिए, हमने जो रिस्क असेसमेंट कर, अच्छा इस चीज में रखिएगा, इस एलिमेंट को हम नाम देते हैं अजर्शन का। इसको क्या नाम देते हैं? तो 3 अल्फाज ज़हन में रखिए, अजर्शन, एरिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अजर्शन, एरिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा मुझे बताइए, हमने जब रिस्क असेसमेंट करनी है, जब प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, तो क्या हमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे परफॉर्म करने चाहिए कि हमें अजर्शन लेवल पे भी परफॉर्म करने चाहिए? परफॉर्म करने चाहिए। और असल में हमें वो स्टैंडर्ड ये सिखाते हैं, कहते हैं तरतीब से चलो, तरतीब से चलो। पहले अजर्शन वेरीफाई होगी, अजर्शन नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 अजर्शन, हर एरिया की 6 अजर्शन होती है। तो ये एरिया वेरीफाई हो गया, और फिर जब ये एरिया वेरीफाई तो दूसरे एरिया की तरफ जाओ, फिर उसकी अजर्शन 1 2 3 4 5 6 वो वेरीफाई हो गया, तीसरे की तरफ जाओ। प्रैक्टिस में हमने हर एरिया पे एक टीम मेंबर लगाया होता है, और वो अपनी अपनी अजर्शन को चेक कर रहा होता है। जिस दिन सारी अजर्शन वेरीफाई होगी, इसका मतलब उस दिन एरिया वेरीफाई हो गया, और जिस दिन सारे एरियाज वेरीफाई हो गए,
हमारे लिए असल जो वर्क होता है ना, असल वर्क मोर देन 95% काम वो हमने इस लेवल पे करना होता है। हम इस लेवल पे काम कर रहे होते हैं, हम इस लेवल पे बहुत कम कार्य कर, इस लेवल पे टॉप लेवल के सीनियर लोग काम कर रहे होते हैं। असल हमारा काम क्या है, असर्शन लेवल पे। इसीलिए आप देखेंगे उसने जोर दिया हुआ है, रिस्क असेसमेंट में भी वो कहता है कि प्रोसीजर रिस्क आपने असेस करना है असर्शन। यानी टेक्निकली क्या कहता है, बहुत टेक्निकल बात अब आपको बताने जा रहा हूं। कहता है टेक्निकली आपने ये कभी नहीं बोलना कि इन्वेंट्री में रिस्क है, ये आप रिस्क एट एरिया लेवल कर रहे हैं, रिस्क एट असर्शन लेवल नहीं कर रहे। टेक्निकली आपने क्या बोलना है, इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस में रिस्क है, एग्जिस्टेंस असर्शन है। असर्शन मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन उनके नाम बता रहा हूं, दो सिर्फ बताए हैं, अकरेंस और कंप्लीटनेस, इन दो असर्शन के नाम बताए। प्रैक्टिकली आपने ये नहीं कहना सेल्स में रिस्क है, सर सेल्स में बहुत रिस्क है, वो एक लगा कहेगा रिस्क असेसमेंट हमने एरिया लेवल पे नहीं करनी होती। और सेल्स में 6 असर्शन, अल्लाह के बंदे बताओ किस असर्शन में रिस्क है, ताकि उस असर्शन के ऊपर फोकस करें। खुद बताइए, सेल्स में अकरेंस की भी असर्शन है, कंप्लीटनेस की भी। हमारा रिस्क किस लेवल पे होगा, क्या हमारा रिस्क किस साइड पे होगा। सेल्स में ओवर स्टेटमेंट का भी रिस्क है, अंडर स्टेटमेंट का भी। हमारे लिए ज्यादा रिस्की कौन से वाला पॉइंट हो, अंडर स्टेटमेंट तो नहीं है। अगर आप एरिया लेवल पे रिस्क असेसमेंट करेंगे ना, तो आप ओवर स्टेटमेंट वाली असर्शन पे भी काम कर रहे होंगे, अंडर स्टेटमेंट वाली पे भी। लेकिन अगर आप असर्शन लेवल पे रिस्क असेसमेंट कर रहे होंगे ना ज्यादा, तो पिन पॉइंट होगा, आपको पता होगा कि किस जगह पे प्रॉब्लम है। आप उस जगह पे जाके एग्जैक्टली वो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे ओवर स्टेटमेंट के ऊपर। क्लियर हुई है बात? ठीक है, तो हमारी रिस्क असेसमेंट अब समझ आया आपको। असर्शन लेवल का मतलब क्या है? असर्शन लेवल का मोस्ट डिटेल लेवल ऑफ एन एरिया या ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसीलिए हमने जब रिस्क असेसमेंट करनी है तो किस लेवल पे करनी है, असर्शन लेवल पे। हम हाँ जो सीनियर होते हैं ना लोग, ओवरऑल लेवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी करते हैं। रिस्क याद रखें, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक असर्शन को इफेक्ट कर रहे होंगे। जैसे प्रीशियस है तो वो सिर्फ इन्वेंट्री को, और इन्वेंट्री की भी एक असर्शन एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करके हो सकता है चोरी हो गया, एग्जिस्ट ना कर रहा हो। ठीक है, तो कुछ रिस्क होते हैं जो कि स्पेसिफिक एरिया की स्पेसिफिक असर्शन को इफेक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिस्क एट असर्शन लेवल। जैसे अगर गुड डिस्पैच नोट की प्री नंबरिंग नहीं हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि से हो सकता है सेल इनवॉइसेस सारी की सारी रिकॉर्ड ना हो। रिस्क क्या है, अगर मैं कहूँ सेल्स में रिस्क है तो आपको सही अंदाजा नहीं हो सकेगा। अगर मैं कहूँ सेल्स में कंप्लीटनेस का रिस्क है कि सारी की सारी प्री नंबरिंग नहीं है ना, कोई गिर गई तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो ये ज्यादा बेहतर असेसमेंट है कि सेल्स में कंप्लीटनेस की असर्शन में रिस्क है। ये ज्यादा बेहतर रिस्क है कि ये कहना कि सेल्स में रिस्क है, सेल्स की कंप्लीटनेस में रिस्क है। इसीलिए वो कहते हैं जब कभी हमने रिस्क असेसमेंट करनी है, एरिया लेवल पे नहीं करनी, असर्शन लेवल पे करनी है। ये रिस्क एट असर्शन लेवल समझ आया? अच्छा चले, कुछ रिस्क होते हैं, लेकिन कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो कि इस निचले लेवल पे नहीं होते, वो इस बड़े लेवल पे, वो सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहे होते हैं। ज़हन में रखिएगा, असर्शन लेवल का भी अल्टीमेट इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का भी। फर्क क्या है, अब मैं छोटी सी एग्जांपल आपको और देता हूं। सीएफओ उसे डेबिट क्रेडिट का नहीं पता, सीएफओ को डेबिट भाई रिस्क है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी है, अब इसका इफेक्ट सेल्स में भी है, इस असर्शन में भी, इसमें भी, परचेज में भी है, डेटर्स में भी है। तो जब किसी रिस्क का इफेक्ट सारी असर्शंस पे हो
या सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हो, तो बताइए क्या उसे रिस्क एट असर्शन लेवल कहना मुनासिब है? हालांकि इफेक्ट वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कर रहा है, उसे रिस्क एट असर्शन लेवल नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। ठीक है, तो लफज एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, उसने कहा सर असर्शन में और असर्शन लेवल में फ़र्क बता दीजिए। तो असर्शंस तो ये है हर एरिया को सब डिवाइड किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में और हर पार्ट को असर्शन कहते हैं। कंसेप्ट ये है, टेक्निकली असर्शन की डेफिनेशन उसमें कुछ और लिखी हुई है, वो रॉकेट साइंस है। कंसेप्ट क्या है? हर एरिया को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हर पार्ट को असर्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकरेंस एक असर्शन है, फॉर एग्जाम्पल कंप्लीटनेस एक असर्शन है, बाकी आपको पढ़ाई नहीं है लेकिन बता देता हूँ, एग्जिस्टेंस एक असर्शन है कि एसेट एग्जिस्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो असर्शन है, ये है जो रिस्क असर्शन में होगा, स्पेसिफिक असर्शन को इफेक्ट कर रहा होगा, जो रिस्क उसे कहेंगे रिस्क एट असर्शन लेवल। और जो रिस्क स्पेसिफिक असर्शन को नहीं, बहुत सी जनरली बहुत सी असर्शन को इफेक्ट कर रहा होगा या तकरीबन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रहा होगा, वो रिस्क एट फाइनेंशियल, उसे रिस्क एट फाइनेंशियल लेवल इसलिए कहते हैं कि वो असर्शन स्पेसिफिक नहीं है, वो सारे हर एक इफेक्ट कर रहा है। क्लियर हुई है बात? अच्छा मुझे बताइए, रिस्क है हमारा, एक स्टूडेंट जो है उसकी तबीयत खराब हो सकती है, दूसरा रिस्क टीचर की तबीयत खराब हो सकती है। हाँ, कौन सा रिस्क एट असर्शन लेवल है? स्टूडेंट वाला, वो सिर्फ एक स्टूडेंट को अफेक्ट करेगा। और कौन सा रिस्क एट फाइनेंशियल लेवल है? टीचर वाला। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर फर्ज कीजिए शाबाश भैया मिसाल दी। अच्छा यहाँ से एक और चीज आ गई सामने, एक और स्टूडेंट ने सवाल पूछा। अब लिंक आपने देखे, लिंक के ऊपर जहां छोड़ा है ना आपने उधर ही ठहरना है और उधर कंसेप्ट को मजबूत रखना है। ये वैसे ही सवाल ज़हन में आगे बता रहा हूँ। स्टूडेंट ने कहा रिस्क, अब देखे मैं ठंडा पानी पीता हूँ, AC 16 पर रख के उसके नीचे खड़ा रहता हूँ, रिस्क है मैं बीमार हो सकता हूँ। कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म है? ना कंफर्म नहीं है। स्टूडेंट ने पूछा सर आप दो अल्फाज बोल रहे हैं, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट और मिस स्टेटमेंट, इन दोनों में क्या फर्क है? एक तो पूछा ना असर्शन में और असर्शन लेवल में क्या फर्क है, वो तो ज्यादा मिलते जुलते थे। वैसे असर्शन का मतलब एरिया के 6 हिस्से और असर्शन लेवल का मतलब ये रिस्क के साथ बोला जाता है असर्शन लेवल, कि अगर रिस्क का इफेक्ट किसी एक असर्शन पे हो तो रिस्क एट असर्शन लेवल, और रिस्क का इफेक्ट अगर मल्टीपल एरियाज पे हो तकरीबन सारी, तो रिस्क एट। तो आपको समझ आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल में फर्क समझ आ गया, ये ज्यादा अहम है। असर्शन लेवल में और असर्शन में फर्क ना भी समझा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा अब सुने, रिस्क में, और भाई ने पूछा कब बीमार हो, इससे ज़हन में आ गया, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट और मिस स्टेटमेंट में फर्क है। रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट का मतलब चांसेस के मिस स्टेटमेंट हो सकती है, मिस स्टेटमेंट का मतलब कंफर्म हो गया मिस स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। इन्वेंट्री प्रीशियस और पोर्टेबल है, रिस्क है कि चोरी हो सकती है, कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर स्टॉक काउंट किया और पता चला वाकई चोरी हो गया, कंफर्म हो गया। रिस्क और चीज है, कंफर्म मिस स्टेटमेंट और चीज है। स्टूडेंट स्टडीज के दौरान भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, रिस्क है कि फेल हो जाएंगे एग्जाम में, कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होगा? कंफर्म जब रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आएगा। भाई समझ रहे हैं बात? अच्छा और चीज एक और ध्यान में रखिएगा, जब रिस्क होता है ना, रिस्क, तो हम अपने प्रोसीजर बढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं करने, जब मैं कहूँगा तब कर। रिस्क जब होता है, रिस्क बढ़ता है, रिस्क जब होता है तो हम अपने प्रोसीजर्स बढ़ाते हैं, लेकिन जब मिस स्टेटमेंट होती है तो उसके बाद तो प्रोसीजर परफॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। प्रोसीजर परफॉर्म,
पहले रिस्क असेसमेंट होती है, फिर प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं, फिर मिस स्टेटमेंट होती है। मुझे बताइए, इस तरफ रिस्क है, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, एक तरफ मिस स्टेटमेंट है। एक चीज का इफेक्ट ऑडिटर के प्रोसीजर पे होगा, दूसरी का इफेक्ट ऑडिटर की रिपोर्ट पे होगा। किसका इफेक्ट प्रोसीजर पे होगा? रिस्क पे। और किसका इफेक्ट रिपोर्ट पे होगा? मिस स्टेटमेंट पे। तो रिस्क और प्रोसीजर में क्या फर्क, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट में क्या फर्क है? रिस्क चांसेस के कोई गलत चीज हो सकती है, समथिंग नेगेटिव कैन हैपन। और मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कंफर्म हो गया, हैज हैपेंड, हैज हैपेंड। रिस्क क्या है? माइट हैपन, मे हैपन। और मिस स्टेटमेंट क्या है? हैज हैपेंड। तो ये अब रिस्क एट फाइनेंशियल। फिर उसके बाद उसने प्रोसीजर बताया है कि हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ताकि रिस्क असेस हो जाए। ये आपका इनपुट है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? इनपुट है। इसका आउटपुट क्या होगा? रिस्क। अब जब वो रिस्क आएंगे ना, कुछ रिस्क ऐसे होंगे जो स्पेसिफिक असर्शन को इफेक्ट कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे ओवरऑल नेचर के होंगे। हम इनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक मिनट भाई, मैं एंड पे भी चेकमेंट करके फिर हम इनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और रिस्क एट। उनकी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको बताऊंगा कि हम ये डिवीजन करते क्यों हैं। भाई जितने भी रिस्क हैं उनको हम दो तरह से डिवाइड कर लेते हैं। किन दो तरह से? रिस्क एट फाइनेंशियल लेवल, रिस्क एट असर्शन। तो पहले इसकी एग्जांपल पढ़ लें, फिर देखते हैं। जो एग्जांपल समझ आती जाए उसको ओके करते जाएं, जो ना एग्जांपल समझ में आए मुझे बताइएगा, रुक के एक्सप्लेन करूंगा। पहला, देयर आर टू लेवल्स ऑफ रिस्क। जितने भी रिस्क होते हैं उनके दो लेवल हैं, या दो टाइप्स ऑफ रिस्क कह लें, लेकिन लेवल ज्यादा बेहतर लफ्ज है। टू लेवल्स ऑफ रिस्क एट फाइनेंशियल लेवल एंड रिस्क एट फाइनेंशियल लेवल कौन से हैं? रिस्क एट फाइनेंशियल लेवल रेफर्स टू रिस्क दैट अफेक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट परवेसिवली। परवेसिवली का मतलब होता है, अच्छा ये पहली चीज, ये परसुएसिव नहीं है जो चैप्टर 1 में पढ़ा था, इसके स्पेलिंग फर्क है। परवेसिव का मतलब होता है फैला हुआ होना, फैला हो। जब किसी चीज का इफेक्ट बहुत से एरियाज पे फैला हुआ ना, रिस्क का इफेक्ट, उसे कहते हैं परवेसिव इफेक्ट। क्या कहते हैं? परवेसिव का मतलब क्या होता है? फैला होना। जब इफेक्ट बहुत से एरिया पे हो किसी चीज का, उसे क्या कहेंगे? परवेसिव। तो ऐसा रिस्क जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में परवेसिव इफेक्ट रखता हो, यानी बहुत से एरियाज को इफेक्ट करता हो, एंड पोटेंशियली इफेक्ट मैनी। अब आपको मैनी असर्शन समझ आ गया? उसने मैनी एरियाज नहीं कहा। क्यों एरियाज क्यों नहीं कहा? क्योंकि हम काम एरिया लेवल पे नहीं करते, हम तो उससे भी डिटेल में माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, इसीलिए उसने असर्शन का लफ्ज इस्तेमाल किया, वरना असर्शन होती है रिलेट एरिया से कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्क एट फाइनेंस, रिस्क ऑफ फ्रॉड बाय मैनेजमेंट। इसलिए कि मैनेजमेंट जो फ्रॉड करेगी ना, देखिए कैशियर फ्रॉड करेगा सिर्फ कैश में करेगा, इन्वेंट्री वाला करेगा सिर्फ इन्वेंट्री में, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन मैनेजमेंट जो फ्रॉड करती है ना, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके अंडर है, कहीं भी कर। रिस्क ऑफ फ्रॉड बाय मैनेजमेंट समझ आ गई भाई? ये क्यों फाइनेंशियल? रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। ओवरराइड का मतलब होता है बाईपास करना, अपने बनाए हुए कंट्रोल्स को खुद बाईपास करना, खुद इग्नोर करना, खुद उनकी वायलेशन करना। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ मैनेजमेंट। भाई इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजर। याद रखिएगा, अगर कोई कस्टमर या एम्प्लॉय छोटे लेवल का वो कंट्रोल्स को बाईपास करना चाहे ना, वो नहीं कर सकता, लेकिन मैनेजमेंट अपने बनाए हुए कंट्रोल्स को खुद बाईपास करना चाहे कर सकते हैं, कर सकती है। ठीक है जी। ये खुद क्लास में रूल है, भाई कोई स्टूडेंट लेट नहीं आएगा 5 मिनट के बाद, क्लास स्टार्ट होने के बाद। कोई स्टूडेंट अगर लेट आना चाहे आ सकता है, नहीं आ सकता, लेकिन टीचर जिसने ये रूल बनाया है या प्रिंसिपल साहब रूल, वो खुद अगर लेट आना चाहे इसे कहते हैं मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। है गलत चीज ये है गलत, लेकिन मिसाल से ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। अब खुद बताएं, मैनेजमेंट जब कंट्रोल्स को ओवरराइड करेगी किसी एक एरिया पे करेगी? सिर्फ सेल्स में करेगी? सिर्फ परचेज में?
जिस एरिया में चाहे। इसीलिए रिस्क एट फाइनेंशियल लेवल की एग्जांपल है। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? मैनेजमेंट अपने बनाए हुए कंट्रोल्स को खुद तोड़े, खुद बाईपास कर रही है। चेकिंग सबकी हो रही है तो सबकी होनी चाहिए। सीएफओ की चेकिंग होनी चाहिए गेट पे। सीएफओ की गाड़ी को रोक के उसकी चेकिंग होनी चाहिए कि नहीं? सीईओ की गाड़ी की होनी चाहिए कि नहीं? एक आम एम्प्लॉय की होती है तो उनको भी होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी जगह पे आप देखें एम्प्लॉइज की, आम एम्प्लॉइज की चेकिंग और सीएफओ सीईओ को बगैर चेकिंग के अंदर भेजा जा रहा है, तो फौरन आपके जहन में एक लफ्ज आ जाए, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इससे फौरन आपका रिस्क भी बढ़ जाना। इसका मतलब है मैनेजमेंट गड़बड़ भी करना चाहे तो कर सकती है। ये नॉर्मल सिस्टम से हट गए। अब नॉर्मल सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं रहा। अब आम बंदों ने तो फ्रॉड नहीं किया होगा, कोई गड़बड़ नहीं की होगी। आम बंदा अंदर कोई वेपन नहीं लेके गया होगा। अब अगर वेपन अंदर गए हैं, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस एंड इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा मुझे बताइए, इन्वेंट्री मैनेजर अगर कॉम्पिटेंस या इंटेग्रिटी नहीं है उसमें, तो जो गड़बड़ हो सकती है, गड़बड़ उसमें भी हो सकती है, वो एजर्शन लेवल पे है सिर्फ, क्योंकि उसका बाकी एरिया से ताल्लुक नहीं है कोई। लेकिन अगर मैनेजमेंट जैसे सीएफओ सीईओ, इनमें कॉम्पिटेंस इंटेग्रिटी नहीं है तो तबाह होगी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये रिस्क एट, अब बैठ रहे जैसे में कंसेप्ट रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और एजर्शन लेवल। गोइंग कंसर्न इश्यूज, वो तो आपका था पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही वो अल्टरनेट बेसिस पे बनती है। अकाउंटिंग में पढ़ा आपने कभी? उसे क्या कहते हैं? लिक्विडेशन बेसिस कहते हैं। जब कंपनी गोइंग कंसर्न ना रहे तो सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को करंट कर देते हैं, कि एक आधे को करते हैं। ये पढ़ा हुआ ना आपने अकाउंटिंग में? और फिर फेयर वैल्यू भी पढ़ा हुआ है। ये तो सारे नहीं पढ़ा हुआ, कोई बात, अभी बता देता हूं। जब कोई कंपनी अनकरीब डूबने वाली हो तो उसके सारे एसेट्स और लायबिलिटीज हम कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट। जैसे बाज़ औक़ात बंदा चल फिर रहा होता है लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया होता है, कभी बार ऐसे होता है ना, तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट क्या है? लिख लें इसके आगे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट क्या है? जवाब दे दिया। अब हिसाब किताब लगाना इसके एसेट्स कितने हाँ जी, तो कंपनी का हिसाब किताब लगाना है, इसके एसेट्स कितने हैं, उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, और उन सबको करंट में क्यों लिखना है? क्योंकि कंपनी 12 महीनों के अंदर अंदर डूब जाएगी। ठीक है जी। तो ये गोइंग कंसर्न इशू का बताइए इफेक्ट किसी एक आधे एरिया पे आता है कि सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? डन जी, ये एग्जांपल क्लियर। आगे चलें कि ये मजीद ये रिस्पॉन्स भी बता दूं, ये या एग्जांपल रिस्क एट एजर्शन लेवल की भी बता दूं? वो आसान है, जो बता ही देते हैं। अभी रिस्क एट फाइनेंशियल, अब रिस्क एट एजर्शन लेवल कौन सा होगा? रिस्क एट एजर्शन लेवल रेफर्स टू दैट डज नॉट इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट परवेसिवली, नॉट इफेक्ट एंड इफेक्ट ओनली आइडेंटिफाइबल एजर्शन। समझ आ रही बात? एग्जांपल्स ऑफ रिस्क एट एजर्शन लेवल क्या है? रिस्क दैट प्रीशियस एंड पोर्टेबल एसेट्स में नॉट एग्जिस्ट या मे बी स्टोलन। में भी रिस्क होता है। इन्वेंट्री अगर प्रीशियस है तो इन्वेंट्री चोरी हो सकती है? वो सिर्फ इन्वेंट्री हो सकती है कि फिक्स एसेट भी हो सकते हैं? ज्यादा इन्वेंट्री का चांस है। ठीक है, फिक्स एसेट्स के साइज में बड़े होते हैं, उन्हें जेब में छुपा के ले जाना मुश्किल होता है। इसीलिए याद रखें, अपने मोबाइल को बैग में रखा करें, उसके चोरी होने का रिस्क ज्यादा है, एसी के चोरी होने का रिस्क नहीं है। एसी के क्यों? वो लारे पता चल जाएगा। फिर रिस्क दैट लायबिलिटी में नॉट बी रिकॉर्डेड, कि रिस्क होता है क्रेडिटर में, खास तौर पे क्रेडिटर में, कि क्लाइंट ने क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड नहीं किया होगा। अब अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो क्रेडिटर को नहीं किया ना, अब इसकी वजह से डेटर्स को भी रिकॉर्ड नहीं किया, ये तो इसका फैक्ट डेटर पे थोड़ी जाएगा, क्योंकि वो क्रेडिटर को फैक्ट कर रहे होंगे। रिस्क दैट कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, अच्छा ट्रांजैक्शन उसने प्लूरल फॉर्म यूज किया है, इसका ये मतलब ना समझिएगा कि वो ये कह रहा है कि ये बहुत से एरियाज में इफेक्ट है, नहीं, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि ट्रांजैक्शन चाहे बहुत से में से कोई सी भी एक एग्जांपल ले ले, ये कंसेप्ट उन सब के लिए रेलिवेंट है।
यानी अगर आप डेफर्ड टैक्स की एग्जांपल है वो भी कम्प्लेक्स है। अब डेफर्ड टैक्स कम्प्लेक्स है, मुश्किल है, तो गलती का चांस सिर्फ डेफर्ड टैक्स में है या कि उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में भी है? डेफर्ड टैक्स का इफेक्ट इंटरेस्ट में जाता है। तो अगर डेफर्ड टैक्स मुश्किल है तो क्या इसका ये मतलब है कि कोई सेल्स की ट्रांजैक्शन भी मुश्किल है, परचेज, उसका इफेक्ट तो सिर्फ डेफर्ड टैक्स में है। लीज पे एसेट लिए हैं, कम्प्लेक्स है, इसका इफेक्ट सिर्फ लीज के ऊपर है कि इन्वेंट्री के ऊपर भी है? भाई जो एसेट लीज पे लिए हैं उधर इफेक्ट। तो ये रिस्क है कि जो भी ट्रांजैक्शन कम्प्लेक्स होगी उसी ट्रांजैक्शन में गलती का चांस ज्यादा होगा। ये ट्रांजैक्शन चाहे वो एसेट साइड वाली हो, चाहे लायबिलिटी साइड वाली हो, चाहे इनकम साइड वाली हो, एक्सपेंस वाली, जो भी मुश्किल होगी उसी एरिया में मिस रिस्क है। अब दो एग्जांपल्स दो हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये मल्टीपल हो गए हैं। कंसेप्ट हर एक एरिया पे अलग ही अप्लाई हो रहा है। रिस्क एट लास्ट ट्रांजैक्शन रेंट में भी इनकरेक्टली रिकॉर्डेड। अब ये रेंट के ऊपर आपको पता चला हैवी सेल रिकॉर्ड करती है, जो पूरे 2 महीनों में नहीं होती वो आखिरी हफ्ते में रिकॉर्ड कर दी। तो इसका मतलब है अगर ये रेंट पे हैवी सेल रिकॉर्ड कर दी है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो सही रिकॉर्ड नहीं हुए। नहीं, क्यों? सेल्स का इफेक्ट उधर नहीं जाएगा। अच्छा, अगर ये बड़ी ट्रांजैक्शन ये रेंट पे रिकॉर्ड किया तो रिस्क सिर्फ उन्हीं बड़ी ट्रांजैक्शन में है कि वो फेक रिकॉर्ड की है, फेक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, ये रिस्क नहीं है। शाबाश, इसीलिए तो इसे असर्शन लेवल कहते हैं। यानी समझा क्या रहा है कि इनमें अगर ये रेंट पे सिग्निफिकेंट सेल रिकॉर्ड हुई है ना, तो ये रिस्क सिर्फ सेल्स में है कि फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई होगी, एक्सपेंसेस में या दूसरे एरियाज में नहीं है। तो ये सारी एग्जांपल्स कौन सी हो गई? रिस्क एट, अब रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और रिजर्वेशन लेवल मिक्स तो नहीं करेंगे? शाबाश, बिल्कुल भी नहीं करना। अब मुझे ये बताइए, कॉमन सेंस का सवाल है? कॉमन सेंस नहीं है बिल्कुल। दोनों तरह, क्या हमें कौन सा रिस्क एड्रेस करना है और कौन सा नहीं? दोनों ही करते हैं, दोनों ही करने हैं। ठीक है, शाबाश। आपको बताई थी ना कि बात, एक जगह किताब पढ़ रहा था उसमें बड़ी अच्छी बात बताई। उसने कहा जब आपको कोई भी पर्सन 2 ऑप्शन प्रेजेंट करता है ना आपके सामने, तो हमेशा याद रखे तीसरा ऑप्शन भी मौजूद होता है, लेकिन वो आपको सोचने नहीं देना चाह रहा तीसरे ऑप्शन के ऊपर। तो जहां कहीं आपके सामने कोई 2 ऑप्शन रखे ना, तो आपने ये नहीं सोचना दोनों में से कौन सी बेहतर है, आपने क्या सोचना है? गलत डिसीजन में तीसरी ऑप्शन कौन सी है जो यहाँ पे मौजूद हो सकती है, जो मैंने। तो रिस्क एट फाइनेंशियल लेवल को एड्रेस करना है कि एट असर्शन लेवल को? दोनों को करना है। अच्छा, दोनों को एड्रेस करने का तरीका क्या एक जैसा होगा? भाई जो स्पेसिफिक लेवल का रिस्क है उसके प्रोसीजर भी स्पेसिफिक होंगे, जैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और जो जनरल नेचर का रिस्क है, ओवरऑल नेचर का रिस्क है, ओवरऑल कौन सा, उसके लिए अप्रोच भी ओवरऑल होगी। जो स्पेसिफिक रिस्क है अप्रोच भी स्पेसिफिक, यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। जो ओवरऑल रिस्क है अप्रोच भी ओवर। अब ओवरऑल अप्रोच की एग्जांपल सुनिए, आपने कंसेप्ट ध्यान में रखना है। इनमें से कोई भी प्रोसीजर आपको किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर फोकस करवाता नहीं मिलेगा। ओवरऑल अप्रोच में जितने भी प्रोसीजर हैं वो उनमें डेटर को ये चीज वेरीफाई करो, क्रेडिटर की ये चीज वेरीफाई करो, सेल्स की ये करो, परचेज की ये करो, ये कहीं नहीं आएगा। एक प्रोसीजर भी ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका मकसद ही ओवरऑल अप्रोच है। रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल को अफेक्ट कर रहा है, और इसमें से हर प्रोसीजर का इफेक्ट सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पड़ा होगा। किसी स्पेसिफिक एरिया पे फोकस नहीं है हर प्रोसीजर का। आपने हर प्रोसीजर का पढ़ना है और 2 चीजों के बारे में मुतमिन है। नंबर 1, ये प्रोसीजर है ना, ये किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं है। नंबर 2, ये जो प्रोसीजर है ना, ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है, पूरी ऑडिट को अफेक्ट कर रहा है, एक आध एरिया को नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कैन इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, खासतौर पे जजमेंटल एरिया में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्रीज कर दो। अब ये इंक्रीज होगा तो किसी एक एरिया के लिए होगा? सभी के लिए। तो रिस्क एट फाइनेंशियल लेवल के असर्शन लेवल
दूसरा एडिक्वेट प्लानिंग एंड रिड्यूस मटेरियलिटी लेवल, प्लानिंग बेहतर करो। सबके लिए होगा कि सबके लिए होगा? ये डिपेंड किस पे करता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन जो नहीं, ये हमारा जनरल प्रोसीजर है। हमने प्लानिंग अच्छी करनी है प्लानिंग, तो वो ये नहीं आपको सिखा रहा कि किसी एक एरिया की प्लानिंग अच्छी करो, सबकी प्लानिंग अच्छी करो। मटेरियलिटी लेवल जो आप कैलकुलेट करते हैं 5% ऑफ प्रॉफिट, ये किसी एक एरिया के करते हैं कि सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए? सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। अब अगर ये इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो इसका इफेक्ट किसी एक एरिया पे नहीं होगा। ये है ओवरऑल अप्रोच, समझ आ रही है? यानी ऐसे प्रोसीजर जिनका असर एक एरिया पे नहीं, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। असाइनिंग मोर एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइज्ड स्टाफ, जैसे एक्सपर्ट वगैरह, मोर एक्सपीरियंस मोर कॉम्पिटेंट स्टाफ लेके जाए तो एक एरिया अच्छा होगा ऑडिट इससे। ये रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए। फिर इंक्रीज सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ, ज्यादा सुपरविजन कर दे, ज्यादा रिव्यू। भाई पहले 2 महीने बाद रिव्यू हुआ करता था सारी टीम का, अब हर 2 हफ्ते के बाद हुआ करेगा, ताकि मसले मसाइल टाइमली बेसिस पे सामने आके हल हो। रिस्क कौन सा? पिक कंसर्न मैच हो रहा है ओवरऑल। इनकॉर्पोरेटिंग अनप्रिडिक्टेबिलिटी नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, अपने ऑडिट प्रोसीजर क्लाइंट को प्रिडिक्ट ना होने दो, अपने ऑडिट प्रोसीजर क्लाइंट को अनप्रिडिक्टेबिलिटी। इसका फायदा एक एरिया में होगा कि सब में होगा? सब में होगा। जैसे आईकैप करता है, क्या करता है आईकैप? पेपर में अनप्रिडिक्टेबिलिटी, वो किसी एक पेपर में अनप्रिडिक्टेबिलिटी है कि सब में? तो इसका मतलब ये प्रोसीजर कौन सा है? ओवरऑल, किसी एक पेपर के लिए नहीं है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी यार, जब कभी है ना अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्या है तो समझ लीजिएगा, इसके साथ लिख रहे आईकैप का पेपर, फौरन समझ। जिस तरह आईकैप अपना पेपर आपको लिए अनप्रिडिक्टेबल रखता है, जिस तरह पुलिस वाले छापा मारने से पहले मुलजिम के लिए अपना छापा अनप्रिडिक्टेबल रखते हैं, उसी तरह हमने भी जाती तजर्बे क्लास में बयान ना कीजिए, हमने भी अपने प्रोसीजर क्लाइंट के लिए अनप्रेडिक्टेबल रखने हैं, अनप्रेडिक्टेबल। मेकिंग चेंजेस टू ऑडिट प्रोसीजर, पिछले साल का जो ऑडिट प्रोसीजर्स थे इस साल भी वही करें, चेंज करते रहे। फिर इसके बाद मोर ऑडिट प्रोसीजर एट पीरियड एंड रादर देन इंटरम डेट। ज्यादातर फ्रॉड कब होते हैं भला, बताया था आपको? तो फोकस भी अपना उधर कर लें। ऑब्टेनिंग मोर रिलायबल एविडेंस, ज्यादा रिलायबल एविडेंस होना चाहिए। वैल्यूएट वेदर सिलेक्शन अकाउंटिंग पॉलिसीज ठीक है, एस्टिमेट्स ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी और एस्टिमेट्स, अब ये किसी एक एरिया के लिए नहीं कह रहा। तो इन शॉर्ट जो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है ये मल्टीपल एरियाज को अफेक्ट करता है, तकरीबन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इसलिए इसका जो रिस्पॉन्स है वो भी ओवरऑल नेचर का है। और जो रिस्क एट असर्शन लेवल है, स्पेसिफिक असर्शन को, उनका रिस्पॉन्स भी स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक से मेरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इसलिए अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर की डेफिनेशन पढ़ी हो ना आपने, जो डेफिनेटली पढ़ी होगी, तो उसमें आपको नजर आएगा कि असर्शन लेवल के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं दोनों में। इसका मतलब है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर ये ऐसे प्रोसीजर हैं जो असर्शन लेवल के रिस्क के लिए इजाद हुए हैं। ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इससे 2 रिस्क निकले, इधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, इधर असर्शन लेवल। इसको कैसे हल करना है असर्शन लेवल को? टेस्ट ऑफ कंट्रोल से, सब्सटेंटिव प्रोसीजर से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल को कैसे हल करना है? ओवर। ये है आपका कंसेप्ट, पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 की ये समरी है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उससे रिस्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असर्शन लेवल। असर्शन लेवल कैसे डील करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल कैसे एड्रेस करना है? ओवरऑल अप्रोच, सिंपल ये। अब आपको सिर्फ डेफिनेशन उसके बाद याद करनी होती है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, बाकी सारी ये सारे चार्ट की डेफिनेशंस ही हैं बाकी सारी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम?
मटीरियलिटी लेवल का, हाँ मटीरियलिटी लेवल हमारे आर्ट को अफेक्ट करता है। अभी सिर्फ इतना रखिए, इसको डिटेल चैप्टर 9 में पढ़ना है, अभी मैं सिर्फ नहीं लेके जाना चाह रहा आपको। अच्छा, इसमें एंड पे आपको एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है डिफरेंट, जो हमने क्या किया है, ये मैं देख लूँ पहले है कि नहीं इसमें, है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, ये ऑप्शनल है। ये क्या है, ये आपको सिर्फ ये बताया गया है कि एग्जाम में जो ज्यादातर सिचुएशंस आती हैं उनमें हमने क्या एविडेंस ऑब्टेन करना है। जैसे एग्जाम में आपसे कहेगा कि आप, बल्कि इसको ना हम ऐसा करते हैं, इसको हम कंपलसरी कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ रीडिंग कंपलसरी करते हैं, मेमोराइजेशन नहीं करते, ठीक है। तो आप इसको रीड जरूर, ये आपने वैसे अल्टीमेटली याद करने हैं, इस पॉइंट पे नहीं करने। चैप्टर मैं चैप्टर 10 के साथ याद करवाता हूँ इनको, अगर याद करना चाहें तो कर सकते हैं। हो सकता है किसी टेस्ट में छोटा सा, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसमें 4-5 नंबर का नहीं, वो ज़्यादा हो जाएगा 5। चलिए, ये है क्या बेसिकली, सुन लें, ये लिस्ट है कि आई कैप अपनी केस स्टडी में जो सबसे ज़्यादा जिन एरियाज पे पूछता है कि बताओ क्या एविडेंस कलेक्ट करोगे, वो एरियाज कौन कौन से हैं, और एग्जाम में आपने क्या लिखना है कि इस सिचुएशन में कौन सा एविडेंस कलेक्ट करना है, इसमें कौन सा। यानी जो हेडिंग है ये आपको सवाल में देगा, और जो हेडिंग के नीचे पॉइंट्स हैं जो आपने लिखने हैं। अब आप बताएं, देखिए जैसे आप चलेंगे वैसे ही मैं, और ऑनलाइन का भी मैं अज्यूम करूंगा कि जैसे आपकी वोटिंग है वैसे ही उनकी। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 चूँकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है और हमने बाद में भी याद करना है, तो इसको अभी याद कर लेते हैं, और मुझे टेस्ट करने की इजाज़त है। और कितने स्टूडेंट है जिनका ख्याल है नहीं सर जी, जो चीज़ लेट हो सके वो लेट ही बेहतर है, वैसे भी रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं हम क्या होना है, तो ये जो चीज़ डिले हो सकती है उसे डिले ही रहने दे। ये हम चैप्टर 10 के साथ कर ज़रूर लेंगे। चैप्टर 10 के साथ कितने स्टूडेंट का है चैप्टर 10 के साथ? 5-7 ही है बस। चले फिर बस ठीक, अब ये हो गया। अब ये लेकिन ये आप पढ़ते जाएंगे, समझ आती जाएगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इसको आपने रीड कर लेना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4। अच्छा, ये न्यू जो न्यू एडिशन है ना बुक का, उसमें ये मैंने इधर से निकाल के चैप्टर 10 में शिफ्ट कर दिया हुआ है। मैंने यहाँ से निकाल के चैप्टर 10 में शिफ्ट कर दिया, लेकिन एहतियात देखिए, इसलिए मैंने कहा आपसे कर लेंगे तो अच्छी बात है, कर लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन है ये समझ लीजिए ऑप्शनली आपके लिए। किसी केस स्टडी में मैं 2-3 नंबर का सवाल इसमें पूछ सकता हूँ, ये लीजिए जी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। पूछ, एक मिनट, हाइब्रिड क्लास में भाई ने 2-3 दफ़ा कहा, पहले भाई का क्वेश्चन। जी मेरे भाई पूछिए, क्या क्वेश्चन? थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा मेरे भाई। किसी भी एरिया की अगर 6 की 6 असर्शंस में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या वो रिस्क एट असर्शन लेवल है या रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल? उसे हम असर्शन लेवल ही कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए ज़रूरी है कि वो, हाँ, वाइड एरिया। अच्छा, मैं अब आपको एक परसेंटेज दे देता हूँ ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो जाए। अगर कोई भी रिस्क में आपने देखा है लफ्ज़ हुआ है परवेसिव इस्तेमाल। परवेसिव को हम इंटरप्रेट करते हैं प्रैक्टिस में, स्टैंडर्ड में नहीं उसे इंटरप्रेट किया, प्रैक्टिस में करते हैं मोर देन 50%। तो जब कोई भी रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मोर देन 50% असर्शन को अफेक्ट कर रहा हो ना, मोर देन 50% को, फिर हम कहते हैं ये क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। वरना अगर 1, 2, 3, 4, 5 को कर रहा है तो फिर क्या होगा? असर्शन। अब आपने इसके ऊपर ज्यादा नहीं सोचना कि सर अगर एक रिस्क है वो हर एरिया की एक असर्शन को इफेक्ट कर रहा है, एरिया सारे इफेक्ट हो रहे हैं लेकिन असर्शन सारी 20% बन रही हैं। अब क्या इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ऑडिट इतना मुश्किल, सिंपल कंसेप्ट आपने याद रखना है। परवेसिव का मतलब अगर कोई मोर देन 50%
एरियाज को अफेक्ट कर रही है चीज, वो परवेसिव है, फाइनेंशियल लेवल है। और अगर एक दो असर्शन को, एक आधी को, बस इससे ज्यादा नहीं सोचना, इससे ज्यादा। ठीक है मेरे भाई? और कोई क्वेश्चन? एक भाई के पास और कोई क्वेश्चन मेरे भाई? कुछ नहीं साहब, ये अब पूछिए। हाँ नहीं, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल एग्जांपल है, नहीं इसको नहीं छेड़ना, मैं लेक्चर इधर निकल जाएगा। इसका जवाब है नहीं, वो रिस्क एट असर्शन लेवल ही रहेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रॉफिट सवाल इनका ये है, लेक्चर जाएगा और मैं कुछ बताएं, जाने दे लेक्चर, आज अपन 2 बजे तक पढ़ाएगा। हाँ मतलब खुद ही का उसने कहा जाने दे। ठीक है, सवाल इनका यह पूछ लीजिए। अब मैं एक दफा जवाब दूंगा, पूरे सेशन में सवाल का दोबारा जवाब नहीं दूंगा, और जिसने अगर दोबारा सवाल पूछा ना तो मेरी तरफ से आपने जवाब देना है उसको। सवाल इनका यह है सर, एक कंट्रोवर्शियल एग्जांपल है सर, सेल्स 1 रुपये से ओवरस्टेट हो गई। अब सेल्स इस गलत मिसस्टेटेड, ग्रॉस प्रॉफिट भी मिसस्टेटेड, नेट प्रॉफिट भी मिसस्टेटेड, डेटर्स भी मिसस्टेटेड, डेटर से प्रोविजन फॉर बैड डेट कैलकुलेट हुई वो भी मिसस्टेटेड, इक्विटी भी मिसस्टेटेड। तो ये बताइए परवेसिव हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये मैनी को इफेक्ट कर रहा है, मैनी दर्शन। इसका जवाब है नहीं हुआ। ठीक है, इसका एक जवाब आई कैप के डायरेक्टर एग्जामिनेशन ने दिया था, और एक जवाब मैंने बचपन में पढ़ा था एक किताब में लतीफ़े की सूरत में। कौन से वाला बताऊं? ये हाल है आपका, डायरेक्टर एग्जामिनेशन कलम का जो मर्जी कह दे, वो वीडियो देखनी नहीं, सारी गाइडेंस देते हैं, पेपर कैसे डन वो नहीं देखने, साथ में मीम फेसबुक पे जो है ना वो ना गुजरने पाए, वो ना गुजरने पाए। तो बड़ा पुराना, मैं पहले भी शायद 2-3 दफा होता है कि उस्ताद था, उस्ताद ने कहा लो भाई कलम पे मजमून लिख के लाओ। शागिर्द था, एक कलम पे, कलम समझते कलम क्या होता है? कलम लकड़ी की वो थी, पेन कलम पे मजमून लिख के लाओ। कलम पे मजमून लिखा, उस्ताद को चेक करवाया, उस्ताद ने 1 लगाई। उसने कहा कलम 2 नुक्तों वाली होती है, डंडी वाली नहीं होती, तो डंडी वाली लिखी हुई है कलम। पढ़, फिर उसके बाद उस्ताद आगे पढ़ा, अगले पैरा पे पूछा अभी तो तुझे बताया है कलम 2 नुक्तों वाली होते, फिर तूने वही लिखा हुआ है। तीसरी लाइन में अभी तो बताया, कितनी दफा बताऊं तेरे को, कितनी दफा बताऊं? मजमून आगे चले। अच्छा, इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियल मिस्टेक, यानी एक मिस्टेक की वजह से जो आगे फर्दर मिस्टेक होती है ना, उसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियल मिस्टेक। कॉन्सिक्वेंशियल, उसके रिजल्ट के नतीजे में। कॉन्सिक्वेंशियल मिस्टेक एक इंडिपेंडेंट मिस्टेक नहीं होती। अब आप खुद मुझे बताइए कि उसने 10 दफ़ा अगर कलम इस्तेमाल किया तो ये 10 गलतियां समझी जानी चाहिए कि एक? यही बात आई कैप के डायरेक्ट एग्जामिनेशन ने कही। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा, उसने कहा सर फर्ज कीजिए काउंटिंग में हम बाजू का ऐसा होता है एक स्टेप दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, तो मैथ में जब हम मैट्रिक में होते हैं ना, हमारे टीचर कहते थे कि जी आपने सारा सवाल समझना सा गलत। यहाँ पे क्या ऐसे होता है कि अगर एक फर्ज कीजिए रिक्वायरमेंट 2 रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नंबर 1 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 उसकी एंट्री पास करनी है। हमारी डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट हुई, एंट्री ठीक पास होगी लेकिन उसकी अमाउंट गलत है क्योंकि गलत कैलकुलेट हुई, तो बताइए हमें 0 नंबर मिलेंगे कि आधे? उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आधे हाफ मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्सिक्वेंशियल मिस्टेक होती है। उन्होंने कहा कि जब बच्चा कोई गलती करता है ना तो हम उस गलती के मार्क्स डिडक्ट करते हैं और फिर उसके बाद उस गलती को कैरी फॉरवर्ड करके उसका सोल्यूशन चेक करते हैं। तो इसीलिए ये कॉन्सिक्वेंशियल मिस्टेक होती है। इनको हमने 10 मिस्टेक नहीं, 1 कर। अब बताइए सेल्स 1 रुपये से ओवरस्टेटेड है, अब ग्रॉस प्रॉफिट भी गलत, नेट प्रॉफिट भी गलत, डेटर भी,
ये सारी कॉन्सिक्वेंशियल मिस्टेक हैं। स्टिल ये रिस्क सेल्स वाला असर्शन लेवल पे रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का नहीं होगा जी। नहीं, इसका ये मतलब नहीं, आंसर बिल्कुल। हाँ जी 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 हाँ जी। अब आपके सामने भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए वो पेज जो आपने इतनी देर से अपने पास छुपा के रखा हुआ था, वो पेज जो हमारे ऑडिट का सबसे अहम पेज है, वो पेज जो ऑडिटर की जिंदगी में सबसे अहम फैसला करवाता है, वो पेज जिसको पढ़े बगैर दुनिया का कोई पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता, वो पेज जो हमारे प्रोफेशन का निर्वाण है, वो क्या कहते हैं, हाँ, वो पेज डिस्ट्रीब्यूट कर दें। वो पेज जिसके ऊपर ऑडिट के सारे कंसेप्ट्स, तकरीबन सारे कंसेप्ट्स लिखे हुए हैं, वो पेज जो जिसको समझ आ जाए उसको ऑडिट समझ आ गया, वो पेज नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, चलिए ठीक है। ये पेज आपने क्या करना, देखिए क्या बेहतरीन टाइम है। रात को जब आप टेंशन में बैठे होंगे, नींद नहीं आ रही होगी, नींद की गोली भी खा ली, असर भी नहीं कर रही वो, उस वक्त आपने ये किताब पढ़ लेना। उस आपने कहा क्रिकेट की कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने तालीमी मैदान में सारे मुल्कों को पीछे छोड़ जाएंगे। उस वक्त आपने अहद करना है, आज मैं ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के ही सोऊंगा सारी के सारे, चाहे एक लफ्ज भी समझ ना आए, पढ़नी रिपोर्ट सारी है। अच्छा, जो जो लफ्ज समझ आ जाए उसको अंडरलाइन कर लेना, जो जो लफ्ज समझ आ जाए। वैसे इसमें ज्यादातर अल्फाज समझ कोई नहीं आने, आपको पढ़ाए ही नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ अल्फाज समझ आ जाएंगे। और ये याद रखिए, ये सच में हमारी सबसे अहम डॉक्यूमेंट है हमारे प्रोफेशन की, और इसमें आपके ऑडिट के तकरीबन सारे कंसेप्ट्स का जिक्र है, जो पढ़ चुके हैं वो भी और जो पढ़ने वाले हैं वो भी, सारे कंसेप्ट्स का जिक्र है। ये आपने मुहावरा सुना तो होगा कि दरिया को कूजे में बंद करना, देखा नहीं होगा, आज दिखा देते हैं आपको। पूरा ऑडिट ये इस कूजे में बंद है। अब आपने इसका पानी घटाघट पीना है, ताकि आपके अंदर ऑडिट उतरता जाए। भाई पढ़ेंगे। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो वादा करते हैं कि आज शाम को भी और कल भी छुट्टी है, इसको 5 दफा पढ़ेंगे। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं 4 दफा पढ़ेंगे, कितने जो 3 दफा, कितने 2 दफा, और कितने 1 दफा। और जिसने 1 दफा भी ना पढ़ा वो हम में से नहीं है, वो हमारी क्लास का स्टूडेंट, वो मैंने आके कर दिया उसको, वो मेरा स्टूडेंट ही नहीं है, अभी तो रिस्क है ना, वो मेरी तरफ से आकर। भाई पढ़ लेंगे अब, और जो जो लफ्ज़ समझ आया उसको अंडरलाइन कर लेंगे। शाबाश, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी रात को, ठीक है, सुकून में, कोई मसला नहीं। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।